हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या लैकुनेस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फाइनली अभी उसे कैसे एड्रेस किया जा रहा है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। इस टॉपिक पर अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल यानी 12 दिसंबर को एक बिल राज्यसभा में पास हो गया, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन बिल 2023। इस बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त में राज्यसभा में और कल की डेट में इसे पास कर दिया गया है। इस वीडियो में अपन डेप्थ में बात करेंगे कि ये बिल आज की डेट में क्यों इंट्रोड्यूस किया जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी इसके अकॉर्डिंग, और फाइनली इस बिल की क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कर रहे थे इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में, तो उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट किया था कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक ऐसी बॉडी दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करनी चाहिए जो बिल्कुल और बिल्कुल इम्पार्शली सरकार के निर्देश के बिना काम कर सके, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा ही कुछ B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल और बिल्कुल एग्जीक्यूटिव पावर से अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। बट हुआ क्या, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली डिसाइड कर दिया ये टॉपिक को पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ने में। तो फाइनली आर्टिकल 324 इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें कहा गया कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा, नंबर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और ये इनके कितने इलेक्शन कमीशन नंबर्स होंगे दैट वुड बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, दैट्स इट। अब उसके बाद इसमें फर्दर कहा गया कि जो इनके अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, ये सब कुछ पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना के इन कंडीशंस को रेगुलेट कर सकता है। दिस वाज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 324। अब यदि आपको याद होगा, अपन ने कुछ दिन पहले TN सेशन, जो कि बहुत फेमस चीफ इलेक्शन कमीशन थे 1990 से 1996 में, उनके बारे में बात की गई थी। उसी समय माना जाता है इनके एग्रेसिव कंट्रोल ऑफ इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था, यानी कि 1990 के पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर इलेक्शन कमीशन होता था जो CEC था, बट 1990 के बाद अदर इलेक्शन कमीशंस वर आल्सो एडेड। अब यदि देखा जाए तो आर्टिकल 324 में बोला गया कि अपॉइंटमेंट कंडीशन किसके ऊपर छोड़ दिया जाए, पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन पार्लियामेंट ने सबसे पहले 40 साल लगा दिए कोई भी लॉ बनाने में। 1991 में लॉ पास हुआ, और इसमें भी जो प्रोविजन था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोई भी मेंशन नहीं था। इसमें सिर्फ एक मेजर पॉइंट ये मेंशन था कि जो इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस थी वो किसके बराबर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव किया जाए, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए अभी भी कोई कंडीशंस नहीं थी। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता था, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कुछ सजेस्ट करता था प्रेसिडेंट को कि आप इसे सेलेक्ट कर लो, और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता था, और इस तरीके से CEC और ECs का सिलेक्शन हो जाता था। दैट वाज इट। अब मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस में खामियां निकाली, गलतियां निकाली। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो अपॉइंटमेंट होते रहे हैं और इनकी जो वर्किंग रही है बहुत एफिशिएंट रही है, कहीं पर भी मिसलैप्स नहीं हुए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए इस प्रोसेस को मोर सिस्टमेटाइज्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ले जाने की जरूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कहा अब एक सिलेक्शन कमिटी होगी। नाउ दिस सिलेक्शन कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, second would be the prime minister of the country, and third would be the leader of opposition,
ये तीनों का पैनल बनेगा, इनमें में से एक नाम सजेस्ट होगा फाइनली, दैट वुड बी CEC एंड EC, एंड दिस नेम इन टर्न वुड बी सेंड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिसमें साइन करके फाइनली अपॉइंटमेंट देंगे। दिस वाज अ मेथड दैट वाज सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट और इसे लागू कर दिया गया था। अब सरकार के ऊपर यह छोड़ा गया था कि यदि पार्लियामेंट चाहे, इफ द पार्लियामेंट वांट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इस प्रोसेस में चेंजेस ला सकते हैं, बट एक डेमोक्रेटिक, एक अकाउंटेबल एंड नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव डोमेन एक प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाए। और इसी तहत अब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बिल के अकॉर्डिंग कंडीशंस को रेगुलेट किया जाएगा। तो नाउ विल बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द बिल। सबसे पहले ये 1991 का जो एक्ट अभी अपन ने बताया उसे ये रिपेल कर देता, आज से इसका पास होने के बाद खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो अपॉइंटमेंट जैसे होता था प्रेसिडेंट वैसा ही किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। अब ये सिलेक्शन कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उससे डिफर करती है, क्योंकि नंबर 1 यहां पर प्राइम मिनिस्टर है, नंबर 2 यहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एंड नंबर 3 यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, और इस कमेटी में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। क्लियरली यहां पर गवर्नमेंट का दबदबा होगा अपॉइंटमेंट में। अब ये जो अपॉइंटमेंट करेगा, ये एक सर्च कमेटी कुछ नाम सजेस्ट करेगी। तो ऐसा कहा गया है कि 5 नाम सर्च कमेटी सजेस्ट करेगी, और दिस कमिटी वुड बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इस कमिटी को हेड करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कैवेट यहां पर यह भी है कि सिलेक्शन कमिटी जरूरी नहीं है इन 5 सजेस्टेड नाम से ही किसी को सेलेक्ट करे, ये खुद से भी अपने नाम ले सकती हैं। दैट इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन। फिर यहां पर पहली बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इस कंडीशन में क्या है कि इंटीग्रिटी हो पर्सन में, साथ ही साथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस की जानकारी हो, इलेक्शन के कंडक्ट कैसे होता है, इलेक्शन मशीनरी वो बंदा समझता हो। फाइनली सेक्रेटरी की इक्विवेलेंट रैंकिंग हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यानी कि एक और बात साफ हो गई, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही सिलेक्शन हो सकता है इस प्रोसेस में। दैट हैज बीन ऑल्सो मेड क्लियर इन दिस बिल। फाइनली यदि टर्म्स एंड देखा जाए तो कहा गया है कि 65 इयर्स या 6 ईयर दोनों में से जो भी कम होगा उतने टर्म के लिए ही अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। यानी कोई 60 इयर्स का है तो मैक्सिमम वो कितने साल तक रह सकता है, टिल द एज ऑफ 65, तो यहां 5 साल के लिए। somebody is selected for 62 years तो वो केवल और केवल 3 साल के लिए रह सकता है। इसमें एक और बात कही गई है, यदि कोई पर्सन इलेक्शन कमिश्नर था, उसके बाद उसकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर हो जाती है, सपोज वो 3 ईयर था, तो क्यूमुलेटिव टर्म 6 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहां पर भी 3 ईयर ही हो सकता है। यदि 4 ईयर है तो यहां मैक्सिमम 2 ईयर ही वो CEC के रूप में कंटिन्यू कर सकता है। Cumulative term of EC and CEC cannot be more than 6 years and reappointment उसी पोस्ट में परमिटेड नहीं है। यदि और प्रोविजंस देखें, कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर बना दी गई है। 1991 के एक्ट में इसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माना गया था। फाइनली यदि रिमूव किया जाए तो रिमूव करने के लिए क्या दिया गया है, जो पहले कंडीशन थी वो ही माना गया है। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट को डेलीगेट किया गया है पावर, और उसके तहत पार्लियामेंट ने एक प्रोसेस बनाया है कि सबसे पहले एक स्पीकर के पास मैटर जाता है, फिर स्पीकर या चेयरमैन जो भी है एक 3 मेंबर कमिटी की नियुक्ति करता है। ये कमिटी क्या करता है, फैक्ट फाइंडिंग मिशन में करता है, देखता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। फाइनली पार्लियामेंट के पास मुद्दा जाता है वोटिंग के लिए, और पार्लियामेंट यदि दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से वोट करता है तब जाके उसका इंपीचमेंट हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि 2/3 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में और वोट कर रहे हैं, एंड
50% यानी कि हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स, दोनों की दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब उसे रिमूव किया जा सकता है। दिस इज द स्पेशल मेजॉरिटी। अब यदि देखा जाए, जैसा अपन ने बात किया पहले, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती थी। अब इसमें भी एक इशू ये हाईलाइट किया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और कंडीशंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यानी कि यहां पर भी सरकार के पास अपर हैंड हो गया। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। यदि अब अपन समझते हैं क्या क्या मेजर इश्यूज है हाईलाइटेड, तो सिंपल सी बात यह है, सिलेक्शन कमिटी जो अपन ने बात किया ऑलरेडी, कौन से हैं मेंबर्स? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी कि इस कंपोजिशन में गवर्नमेंट का डोमिनेंस है। साथ ही साथ एक और बात कही गई है, यदि किसी भी वजह से ये जो 3 मेंबर की कमिटी है इसमें कोई प्रेजेंट ना रहे या वैकेंसी हो तो भी कमिटी सेलेक्ट या अपॉइंट कर सकती है। यानी वैकेंसी विल नॉट डिटर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। फिर आप सोचो, यहां पर हो सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन यदि एब्सेंट हो तो फिर सरकार का दबदबा बढ़ सकता है इस प्रोविजन के नाम से भी। और यदि अपन बात करें सैलरी, जैसे अपन बात किए कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह है जो सरकार कंट्रोल करता है, अनलाइक द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें भी क्या हो रहा है कि सरकार का कुछ इंफ्लुएंस आ रहा है। फाइनली अभी अपन ने क्या देखा, केवल और केवल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। ये प्रोसेस दूसरी कंट्रीज के बहुत अलग है। जैसे कि यूएस में यदि आप देखोगे, मेंबर्स में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाई हैं कि ये गवर्नमेंट पोस्ट में हायर पोजीशन नहीं होल्ड करना चाहिए। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी एक मेंबर जज होगा और बाकी पॉलिटिकल प्रोफाइल के मेंबर नहीं होने चाहिए। नॉर्मली गवर्नमेंट अधिकारी को यूएस जैसी कंट्री में इलेक्शन कमीशन में इन्वॉल्व नहीं करने दिया जाता है, लेकिन यहां पर ब्यूरोक्रेट्स ही सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होंगे। मतलब कि लो पूल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन पूल बहुत छोटा है जिनसे सेलेक्ट किया जाएगा। यदि और बात करते हैं रिमूवल प्रोसेस, दोनों के दोनों सीईसी और ईसी का अलग है। सीईसी का रिमूवल प्रोसेस जो है अभी अपन ने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया प्रेसिडेंट को, रिकमेंड कर दिया तो इसे रिमूव किया जा सकता है। बट यदि आप पावर्स देखेंगे तो हर जजमेंट में यह माना गया है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मेंशन किया, जजमेंट में मेंशन किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों के दोनों बराबर पोस्ट में के बराबर हैं। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सबऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों बराबर पोस्ट हेल्ड करते हैं। यदि आप इवन इस लॉ के तहत देखोगे तो दोनों के दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर सैलरीज इक्विवेलेंट एंजॉय करते हैं। पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एंजॉय करते थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह एंजॉय करते हैं। यानी कि जब दोनों की रैंक बराबर है, दोनों का ओहदा बराबर है, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को क्यों सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। फाइनली यदि अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जैसे सेक्रेटरिएट होता है तो उनको फ्रीडम रहती है कि अपना खुद का स्टाफ अपॉइंट कर सको, स्टाफ की कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट को रेगुलेट कर सको। इससे सरकार पर डिपेंडेंस नहीं रहती है फंड या स्टाफ के ऊपर कंट्रोल करने की। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करता है। गवर्नमेंट मशीनरी यानी कि आपने देखा होगा वोटिंग के समय टीचर्स को बुलाया जाता है, सरकारी ऑफिसर्स को बुलाया जाता है जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का कोई स्टाफ नहीं है एक्सेप्ट द मेंबर्स जो अपन ईसीआई की बात कर रहे हैं। जरूरत क्या है? इसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे फ्यूचर में एड्रेस किया जाना चाहिए। ऐसा ही दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी पहले रिकमेंड किया है। अब यदि अपन दूसरे कंट्रीज का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
साउथ अफ्रीका में कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खुद इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स और कमीशन ऑन जेंडर इक्वालिटी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक डाइवर्स पूल ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इस वजह से इससे क्या सीखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जितना ज्यादा हो सके डाइवर्स होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिटी, तो डाइवर्स आता है एक अपॉइंटमेंट बॉडी में which is presently limited to the government structure, and finally appointed person या officer इसमें जो आता है फाइनली वो अभी केवल और केवल ब्यूरोक्रेट्स के लिए लिमिटेड है। ये दोनों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है डाइवर्सिटी इनकॉर्पोरेट करके। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, क्या आईएएस को, नॉर्मली आईएएस ही रहते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह अपॉइंट किए जाते हैं, इनको सीईसी या अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के रूप में अपॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मेरे एक फ्रेंड को लास्ट ईयर पूछा गया था। तो इसका एक सिंपल जो हम लोगों ने डिस्कस करके निकाला था कि इस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स सबसे बड़ा क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर को जो इलेक्शन मशीनरी है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहता है तो वो पूरी के पूरी इलेक्शन मशीनरी को समझता है, उसका पार्ट रहता है, तो इलेक्शन प्रोसीजर से ही इज वेल एक्वेंटेड, ही और शी। इस वजह से ये बेनिफिशियल ही रहेगा यदि हायर पोस्ट में आईएएस को रखा जाए। हाउएवर रेस्ट्रिक्टिंग इट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप हमेशा अपने रिसोर्स पूल को कम कर देता है। तो डाइवर्सिटी में रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, बट पर से केवल और केवल आईएएस को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वाइडर पूल रखना है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।